Hello, dear students. Students, I am Avdhesh Singh Rajput and I will teach you physics. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं ज्ञान सागर करियर केयर सेल की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फिजिक्स की। मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनके फिजिक्स में ही मार्क्स कम हो जाते हैं या स्टार्टिंग से ही वो फिजिक्स में डर रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों से जब मैंने बात की स्टूडेंट्स, तो वहां से एक चीज मुझे क्लियर हुई है कि जो मोस्टली बच्चे होते हैं कि वो फॉर्मूले लर्न कर रहे होते हैं या थ्योरीज पे फोकस करते हैं, एप्लीकेशन पर उनका कॉन्सेंट्रेशन या उनकी पकड़ बहुत ही कम रहती है। एप्लीकेशन दैट मीन्स कि बहुत कम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। एक प्रॉपर वॉच भी नहीं होती उनके पास जिसके टाइमर सेट करके वो सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी बहुत सारी जो गलतियां हैं जो हमने अभी तक की है जिनकी वजह से हमारे मार्क्स कम हुए हैं, बेसिकली इन फिजिक्स में जो कम हुए हैं स्टूडेंट्स, तो उन सभी पर हमें इस साल काम करना है और बहुत ही अच्छी मेहनत करनी है। स्टूडेंट्स, मेरी पूरी यही कोशिश रहने वाली है इस पूरे साल में कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम दे सकूं और हो सके तो बहुत ज्यादा आपके जो मार्क्स हैं कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के, वो इस बार इंप्रूव हो। स्टूडेंट्स देखिए, मुझे अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं थ्योरीज आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, फॉर्मूले भी आपको लर्न है। तो जो मेरा फोकस रहने वाला है इस पूरे साल, वो हमारा फोकस होगा एप्लीकेशन पर और जो आपके कंसेप्ट हैं उन्हें क्लियर करना। एप्लीकेशन मींस कि हम एग्जाम्पल को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे। हम सभी चैप्टर में जितने भी ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे उतना ज्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उसमें एमसीक्यू मायने रखता है कि हम कितने ज्यादा एमसीक्यू को कम समय में अटेम्प्ट कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा जिस ट्रिक की हेल्प से आप एक बड़े से बड़े जो एग्जाम्पल्स हैं उनको शॉर्ट में आप कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे ट्रिक भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है सभी को, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर आपके थोड़े बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और मेरी पूरी कोशिश ये रहने वाली है कि मैं आपके कंसेप्ट भी क्लियर करा दूं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कंसेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को घर पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और उस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगा और कुछ बुक भी सजेस्ट करूंगा। ठीक है, हमारे मतलब ज्ञान सागर करियर केयर सेल की तरफ से आपको बुकलेट दी जाएगी, वर्कशीट दी जाएगी, उसके अलावा भी मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप उसकी भी घर पे प्रैक्टिस करिएगा और आई एम श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पहले के कंपेयर में इस बार आपको लेंगे और एक अच्छा रैंक लाकर आप अपना हमारे क्लासेस का सभी का के लिए एक अचीवमेंट्स वाली बात होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी ही नहीं करते हैं, और उसके बिहाइंड में जो रीजन है वो ये है कि फिजिकल वर्ल्ड में से कभी भी कोई एग्जाम्पल पूछा ही नहीं गया आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मोस्टली बच्चे इसको स्टडी ही नहीं करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें फिजिकल वर्ल्ड जो टॉपिक है इसे स्टडी करना चाहिए, बिकॉज जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है वो हमें यह बताता है कि 11th और 12th में जो आपकी कंप्लीट फिजिक्स है उसका जो बेसिस है वो यहां पर आपको पता चलता है, वो हमें एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और फिजिकल वर्ल्ड में हमें यह भी पता चलता है कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, यानी आपके अंदर फिजिक्स के लिए जो एक्साइटमेंट है वो तो इसी चैप्टर से आती है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो जो फिजिकल वर्ल्ड है एक्चुअली चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन का लेक्चर ले लेते हैं, फिजिक्स के ऊपर इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो यूनिट एंड मेजरमेंट के बेस पर आएगा। आज के लेक्चर में जस्ट हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले कि फिजिक्स कहां से आई। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि साइंस क्या होता है। साइंस स्टूडेंट, साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज
अब आप कहेंगे सर ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है, साइंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो नॉलेज हमें कैसे मिला हो, जो नॉलेज हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिले हों, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिले हों, बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हों, लॉजिकल हो, कुछ लॉजिक का यूज करके हमने ये नॉलेज गेन किया हो, ठीक है। आपके पास जो भी थ्योरीज है उनका एक वेरिफिकेशन हो, है ना, तो आप कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स यूज किए गए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, या मैथमेटिकल आप कह सकते हैं कि मॉडल हो, मैथमेटिकल मॉडल, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल हो, और कुछ प्रिडिक्शन भी होने चाहिए, प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट्स हम एक्सपेरिमेंट, लॉजिक की बातें करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज होगी, मैथमेटिकल मॉडल्स, न्यूमेरिकल्स होंगे, एग्जांपल्स होंगे, डेरिवेशंस होंगे, ठीक है, प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन। इन सभी के बेस पर जिस नॉलेज को हमने गेन किया होगा स्टूडेंट्स, उस नॉलेज को कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। कोई भी ऐसे नहीं उठ के कोई नॉलेज, आपको कोई बात बता दी गई कि स्टूडेंट्स जैसे आपने सुना होगा कि बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो आपका दिन खराब होगा, आपने ऐसे कुछ सुने होंगी बातें, लेकिन स्टूडेंट्स इसके बिहाइंड में क्या रीजन है लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में जो भी बातें आपको बताई जाएंगी उसका एक वेरिफिकेशन होगा, आपके पास एक्सपेरिमेंट होगा, और कुछ मैथमेटिकल मॉडल भी होगा, उसका डेरिवेशंस होंगे, कहां से वो चीजें आई हैं, और लॉजिक का भी यूज आपको करना ही है। एक और चीज स्टूडेंट, साइंस कभी फिक्स नहीं होने वाला है। साइंस एक डायनामिक सब्जेक्ट है, यानी कभी भी कोई भी इसको चैलेंज कर सकता है। साइंस इज डायनामिक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट फिक्स नहीं है। यहां पर डे बाय डे इन्वेंशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे हैं, कुछ पुरानी थ्योरीज को रॉन्ग कर रहे हैं, है ना, बता रहे हैं कि नहीं यहां पर ये मिस्टेक थी। एज एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आइंस्टाइन और न्यूटन की, तो जैसे न्यूटन ने कहा था कि मास कांस्टेंट होता है, और अराउंड 200 या 300 ईयर तक हमने इसी थ्योरी को माना। लेकिन जब आइंस्टाइन आते हैं स्टूडेंट्स, तो आइंस्टाइन ये कहते हैं कि मास कांस्टेंट नहीं है, मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ चीजें बताई। तो आइंस्टाइन ने 200 या 300 ईयर पुरानी थ्योरीज को चैलेंज करके एक राइट थ्योरी दी, और उन्होंने उसको प्रूव भी किया। स्टूडेंट्स E = mc² फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं साइंस क्या है, एक डायनामिक सब्जेक्ट है। और बेसिकली जो साइंस की ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं, तो साइंस में बहुत सारी ब्रांच होती हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है उसमें फिजिक्स की बात होगी, है ना, एक बायोलॉजिकल साइंस होती है, और एक नॉन बायोलॉजिकल साइंस होती है। तो बायोलॉजिकल साइंस में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बायोलॉजी की और बॉटनी की, ठीक है ना। साइंस में दो ब्रांचेस पहले जो हमें स्टडी करनी है, तो एक होती है बायोलॉजिकल साइंस और एक होती है नॉन बायोलॉजिकल साइंस। अगर मैं नॉन बायोलॉजिकल साइंस की बात करूं, तो स्टूडेंट्स वहां पर हम बात करते हैं फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, ठीक है। नॉन बायोलॉजिकल साइंस होती है नॉन बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स मैं बायोलॉजिकल साइंस की बात करूं, तो वहां पर स्टूडेंट्स आप पढ़ते हो बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो ये होने वाली है आपकी बायोलॉजिकल साइंस। अब स्टूडेंट्स ये तो देखिए ध्यान से, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ये आपको दूसरे जो हमारे क्लासेस के सर हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है उसे आज हम स्टडी करेंगे, और फिजिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स, संस्कृत में फिजिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स भौतिकी, है ना, या आप कह सकते हो भौतिक विज्ञान, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, संस्कृत की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। संस्कृत में हमें आती भी नहीं है संस्कृत, और हमें जो पढ़ना है
या जिसके बेस पर जिस लैंग्वेज में एग्जांपल्स आने हैं वो है फिजिक्स। अब स्टूडेंट्स फिजिक्स का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स फिजिक्स का मतलब होता है नेचर ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज एंड evident of different phenomena and evident of different phenomena। बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होंगे जिसे हमें फिजिक्स में देखना है और उनका प्रूफ भी होगा, विटनेस होगा, एविडेंट, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली फिजिक्स का मतलब होता है नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज का मतलब यह होता है स्टूडेंट्स कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, जिस किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसकी जो स्टडी है, उसका जो ज्ञान है स्टूडेंट्स, वो है फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ नॉलेज। सन की लाइट हमारे पास आ रही है, लेकिन जैसे स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि ये सन है, सन एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, और ये हो गया स्टूडेंट्स आपका अर्थ, ठीक है ना, दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि सन के अंदर कंटिन्यू कंटिन्यू आपको पता है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही है। सन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वो हाइड्रोजन बॉम्ब का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन बॉम्ब का। अब इतना तो क्लियर है कि अगर कोई भी बॉम्ब कंटिन्यू ब्लास्ट होंगे, तो जब कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है स्टूडेंट तो लाइट एनर्जी आती है और उसके साथ में ही साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। सन के अंदर कंटिन्यू बहुत सारे हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब कंटिन्यू ब्लास्ट हो रहे हैं। बट स्टूडेंट्स, सन के पास से बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से यहां से जो रेडिएशंस निकलती हैं, लाइट की रेडिएशन, वो हमारे तक आती है, लेकिन यहां पर प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड है बॉम्ब की वजह से, वो यहां तक नहीं पहुंच पाती है। अब उसके बिहाइंड में क्या रीजन है, ये आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? सन, अर्थ हमारे सराउंडिंग में है, हम डेली सन को देखते भी हैं, स्टार्स को देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना, उनकी लाइट हमारे पास आती है, लेकिन उनकी साउंड हमारे पास नहीं आती है। उसके पीछे क्या रीजन है, वो हम वेव चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट एक रेडिएशन है, लाइट वेव है, और साउंड भी एक वेव का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसके पीछे का जो भी रीजंस है वो हम वेव चैप्टर में स्टडी करेंगे, लेकिन जस्ट मुझे ये बताना है कि हमारे नेचर की जो भी स्टडी होती है स्टूडेंट्स, वो हम फिजिक्स में करते हैं। लाइक रॉकेट लॉन्चिंग, है ना, आपने देखा होगा रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं, बहुत सारी आवाज आती है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है। रेनी सीजन, बारिश होती है स्टूडेंट्स, है ना, उसके बिहाइंड में क्या रीजन है स्टूडेंट्स? आपने देखे होंगे कि अब आपने ग्रेविटी की स्टडी की है, मैं बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं स्टूडेंट्स, कि अगर ये वाला जो मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं यहां से रिलीज कर दूं तो ये मार्कर नीचे की तरफ जाता है, और आप कहते हो इसके बिहाइंड में जो रीजन है वो ग्रेविटी है। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि जो बलून्स होते हैं, गुब्बारे होते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, व्हाई? क्या उन पे ग्रेविटी काम नहीं करती? ऑफ कोर्स उन पर ग्रेविटी काम करती है, लेकिन फिर भी वो गुब्बारे ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन ये मार्कर नीचे की तरफ आता है। व्हाट इज द रीजन? कितना डिफरेंट फिनोमेना है, और इन सभी की जो कंबाइंड स्टडी होगी स्टूडेंट्स, वो फिजिक्स में होगी। स्टूडेंट्स, ये मार्कर नीचे इसलिए जाता है क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो एयर है ना स्टूडेंट्स, हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसकी डेंसिटी के कंपेयर में मार्कर की डेंसिटी ज्यादा है। हमारे सराउंडिंग में जो एयर गैस, अब स्टूडेंट्स हमारे सराउंडिंग में कौन सी गैस है? आपको पता है कि ज्यादा अमाउंट किसका है? नाइट्रोजन का। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% रिमेनिंग गैसेस हैं। तो सभी गैस के कंपेयर में इस मार्कर की जो डेंसिटी ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी की वजह से ये मार्कर नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इस पे ग्रेविटी फोर्स काम कर रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो आपका बलून है वो ऊपर की तरफ जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि बलून के अंदर हीलियम गैस होती है। अब हीलियम गैस का जो मास होगा स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के कंपेयर में कम होगा। दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो डेंसिटी होगी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की, वो ज्यादा होगी कंपेयर टू हीलियम गैस। उसकी वजह से
जो हैवी गैसेस हैं, हैवी गैस, उस गुब्बारे के अंदर रखी हीलियम गैस के ऊपर बॉयंट फोर्स लगाते हैं और बॉयंट फोर्स की वजह से वो बलून ऊपर जाता है। डोंट वरी, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बॉयंट फोर्स आप कब पढ़ोगे? फ्लूइड में। जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ये रीजन क्या था। तो ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मार्कर नीचे जाता है लेकिन बलून ऊपर जाता है। दोनों पे ग्रेविटी काम करती है लेकिन डिफरेंस यही है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होंगे स्टूडेंट्स जो हम फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे फिजिक्स की। देखो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में जो प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स हैं, मतलब जिनके बेस पर फिजिक्स डिपेंड करता है, प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स, वो दो पैरामीटर हैं। एक तो है यूनिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स आप क्या सोच रहे हैं, ये यूनिफिकेशन क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमेना, है ना, डिफरेंट फिनोमेना एक्सप्लेन बाय वन लॉ, है ना। आप कह सकते हो डिफरेंट फिनोमेना ऑफ फिजिक्स, डिफरेंट फिनोमेना ऑफ nature is explained by one law। एक लॉ से, जिसको बहुत सारे फिनोमेना फिजिक्स के जिसको हम सिर्फ एक लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स यूनिफिकेशन। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली मैं एप्पल फॉलिंग की ही बात करूंगा। एप्पल फॉलिंग, अब एप्पल फॉलिंग से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं न्यूटन की बात कर रहा हूं। एप्पल का नीचे गिरना, मार्कर का नीचे गिरना, या किसी भी चीज को हम अर्थ सरफेस पे खड़े होकर अगर ऐसे छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, तो वो नीचे की तरफ जाता है। क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटी। पहली चीज, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, क्यों? ये भी हम ग्रेविटी की वजह से ही स्टडी कर पाते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तीसरी बात, अगर मैं एक और बात कर लूं यहां पे, वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट, है ना। ये भी किसकी वजह से स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं? ग्रेविटी की वजह से। तो फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमेना हम ग्रेविटेशनल फोर्स या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से स्टडी कर पाते हैं। तो इसी को आप कहते हो यूनिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा जो प्रिंसिपल थ्रस्ट है वो है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म, अब इसका क्या मतलब होता है? घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि फिजिक्स में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और उसको हम सिंपल करके स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं रिडक्शनिज्म, है ना। यानी आप कह सकते हो अप्रोच टू स्टडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिजिक्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिजिक्स बाय सिंपलर लॉज, बाय सिंपलर लॉज इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। और इसका भी मैं एक एग्जांपल देखता हूं। देखो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक सिस्टम, जो आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक जो चैप्टर है वो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो स्टूडेंट्स, एंड केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, और दोनों में ही दो अलग अलग तरीके से थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। थर्मोडायनामिक्स की जो फिजिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया गया है। और केमिस्ट्री में जब आप थर्मोडायनामिक को पढ़ते हो तो वहां पे कुछ अलग कंसेप्ट की बात की गई। थर्मोडायनामिक सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थर्मोडायनामिक सिस्टम को बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है कौन? फिजिक्स। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम is explained
बाय काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपने स्टूडेंट्स थर्मोडायनामिक चैप्टर को पढ़ा होगा, है ना, तो वहां पर पूरे चैप्टर में बेसिकली ज्यादा से ज्यादा बातें हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की ही बात करते हैं। मेनली हम एनर्जी, वर्क की बात करते हैं, वर्क डन की बात करते हैं, पावर की बातें करते हैं, और उन सभी के हेल्प से हम थर्मोडायनामिक सिस्टम को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये है रिडक्शनिज्म और ये है यूनिफिकेशन। तो ये दो प्रिंसिपल थ्रस्ट है फिजिक्स के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अगर मैं फिजिक्स में डोमेन की बात करूं, है ना, स्कोप ऑफ फिजिक्स भी कह सकते हो, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स डोमेन ऑफ फिजिक्स। देखो स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ फिजिक्स में बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पर अब तीन हो गए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक की। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैक्रोस्कोपिक का मतलब यह होता है स्टूडेंट्स कि जिन ऑब्जेक्ट की स्टडी हम बिल्कुल खुली आंखों से कर सकें, है ना, उसको हम मैक्रोस्कोपिक में रखते हैं। जैसे एग्जांपल दूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि प्लैनेट की स्टडी, प्लैनेट, सन, स्टार्स, अर्थ, ठीक है, या हमारे सराउंडिंग में घूमती हुई वो कोई भी चीज जिसको हम ओपन आई से, नेक्ड आई से देख सकते हैं, और उसकी जो स्टडी होती है स्टूडेंट्स, उसको हम कहां पर पढ़ते हैं? मैक्रोस्कोपिक में, है ना। यानी आप कह सकते हो स्टूडेंट्स कि जो बड़ी चीजें होती हैं जिन्हें इजीली देख पाना पॉसिबल होता है, उनकी स्टडी हम कहां करते हैं स्टूडेंट्स? मैक्रोस्कोपिक में। यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो ये स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात हो रही है। सेकंड देखिए माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ही छोटे हैं, है ना, इसको हम नेक्ड आई से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, और उसकी भी स्टडी फिजिक्स में पॉसिबल है स्टूडेंट्स। फिजिक्स में पॉसिबल है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, एटॉम्स, जो बहुत ही छोटे होते हैं स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस फिजिक्स आप पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियस फिजिक्स पढ़ोगे आप, तो जिनको देखने के लिए स्टूडेंट्स हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता, बहुत ही छोटे होते हैं, फिजिक्स में हम उनकी भी स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अच्छा अभी एक नया डोमेन और आ चुका है स्टूडेंट्स, जिसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, मेसोस्कोपिक। स्टूडेंट्स मेसोस्कोपिक क्या होता है? स्कोपिक is between macroscopic and microscopic। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं मेसोस्कोपिक। अब स्टूडेंट्स मेसोस्कोपिक में हम बात करते हैं जहां पर हंड्रेड ऑफ एटम्स एक साथ होते हैं, जहां पर एक हम सिंगल एटम की बात नहीं करते हैं, बहुत सारे एटम एक साथ हों, और जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट्स वो आता है मेसोस्कोपिक में। जहां पर बड़े बड़े प्लैनेट, स्टार्स, सन की बात होती है उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। जहां पर हम एटॉम्स, ठीक है ना, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक में। यानी कि स्कोप ऑफ फिजिक्स भी तीन पार्ट में डिवाइड है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। फिजिक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो है क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। अब स्टूडेंट्स जो मॉडर्न फिजिक्स है ये फिजिक्स 20th सेंचुरी की है, यानी आप कह सकते हो कि आफ्टर
1900 के बाद की जो फिजिक्स है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें बेसिकली हम क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स का मतलब होता है कि पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स हम? पार्टिकल फिजिक्स की। क्वांटम का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, एज एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लाइट, है ना। लाइट की बात करेंगे, लाइट इज ए पार्टिकल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं, आपको पता होगा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो सभी चीजें हम कहां पर स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स? मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की स्टूडेंट्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैकेनिक्स। फिजिक्स की सबसे पहली ब्रांच है और आप कह सकते हो ओल्डेस्ट ब्रांच मैकेनिक्स है। और अगेन मैकेनिक्स को स्टूडेंट्स तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। और कुछ बुक में स्टूडेंट्स डायनामिक्स को काइनेटिक भी कहते हैं, काइनेटिक्स। समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? देखो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में बेसिकली स्टूडेंट्स जो ये स्टैटिक्स है इसमें हम बात करेंगे जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो उसकी स्टडी को हम स्टैटिक्स कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूविंग हो, समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? मूविंग हो लेकिन वो मूविंग क्यों है उस फैक्टर की स्टडी नहीं करेंगे, उसको हम कहेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फैक्टर की, उस फैक्टर की जिस फैक्टर की वजह से जो बॉडी या पार्टिकल है उसका मूविंग पॉसिबल हुआ है। जैसे अगर यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और मैंने इसके ऊपर फोर्स F लगा दिया, तो ये यहां से कुछ वेलोसिटी v के साथ चलने लगा, टाइम t था और एक्सीलरेशन a था। अगर स्टूडेंट्स हम इस फोर्स की बात ना करें, हम टाइम, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करें, तो वो स्टडी होगी काइनेमेटिक्स में। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें फोर्स की, तो वो स्टडी होगी डायनामिक्स में। यानी कि फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ऐसे जितने भी चैप्टर हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सभी हम पढ़ेंगे डायनामिक्स में और काइनेटिक्स में। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड। देखिए फ्लूइड पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्लूइड हमारे डेली लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे जो आज के डेट में इक्विपमेंट्स आ रहे हैं सब फ्लूइड के बेस पर हैं। बिना फ्लूइड के फिजिक्स तो पॉसिबल ही नहीं हो पाती, इसलिए फ्लूइड पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर फ्लूइड के बाद हीट। स्टूडेंट्स ये जो हीट चैप्टर है इसमें बहुत सारे चैप्टर कवर होंगे आपके। थर्मोडायनामिक्स, है ना, यानी कि जहां पर एक्सचेंज ऑफ हीट कैसे हो रही है, यानी हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उन सभी की स्टडी जिस सेक्शन में होगी वो सेक्शन है आपका हीट, या आप कह सकते हो थर्मल फिजिक्स। क्या कह सकते हैं आप? थर्मल फिजिक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स बात होगी ऑप्टिक्स की। स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स है स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन, स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन। लाइट की स्टडी और विजन का पॉसिबलनेस, है ना, उसको हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उन सबका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ऑप्टिक्स चैप्टर में ही आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आएगा स्टूडेंट्स वो एक होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या आप इस तरीके से कह लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि हम मैग्नेटिज्म की भी स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसके अंदर हम बात करेंगे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, चार्ज मूविंग, चार्ज को एक्सीलरेट कराओ, मैग्नेट, यानी इन शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, मैकेनिक्स, फ्लूइड, हीट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है बट मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टेलीफोन्स, ठीक है, या और भी जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सभी पॉसिबल हो पाए बिकॉज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कह लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कह लीजिए, वो सभी पॉसिबल हुए मॉडर्न फिजिक्स की वजह से। तो मॉडर्न फिजिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स बहुत ही एक्साइटेड सब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अदर सब्जेक्ट जैसे कि मैं बात करूं केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, ठीक है, और सिस्मोलॉजी की, तो ओशिनोग्राफी, वो सभी में कहीं ना कहीं फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप बायोलॉजी को अच्छे से आज स्टडी कर पा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है लाइक ए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, अगर ऐसे डिवाइसेस नहीं होते तो आई थिंक बायो में कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट रह जाते जिनकी स्टडी हम ना कर पाए, लेकिन वो पॉसिबल हुआ स्टूडेंट्स तो फिजिक्स की वजह से। ऐसा ही केमिस्ट्री के अंदर भी है स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह जो आप पढ़ते हो तो उनकी जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं वो सिर्फ फिजिक्स की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने अपने डेली लाइफ में कुछ फोर्सेस की स्टडी की होगी जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये जितने भी फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, इन सबका एक फंडामेंटल है, और ऐसे टोटल 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, ऐसे आपके पास कितने फंडामेंटल फोर्स हैं स्टूडेंट्स? 4। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी रेंज, ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में हर जगह आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देगा। इस यानी आप कह सकते हो कि इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज वो इंफिनिटी है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर का सबसे कमजोर फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में, लेकिन स्टूडेंट्स वो हम तभी पढ़ेंगे जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी करेंगे, एक हमारे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स इन सभी का जो एक और इंपॉर्टेंट फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट्स हमें एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करके। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। एंटर एटॉमिक फोर्स इज ए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने फ्रिक्शन फोर्स का नाम सुना होगा। टेंशन फोर्स इज ऑल्सो द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन अदर 2 फंडामेंटल फोर्स के कंपेयर में थोड़ा सा वीक होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स हमारे नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी जो रेंज होती है ना बहुत ही कम होती है, अराउंड 10⁻⁻15 मीटर तक। इस रेंज के बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम ही नहीं करता। ठीक है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है इसका जो अगर हम नेचर की बात करो तो ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है स्टूडेंट्स, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव ही होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट टू चार्ज, टू नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, आपका जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस रेंज में अगर आ गए, आप मतलब कि पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे बात इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में लगता है। न्यूक्लियस में स्टूडेंट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आपको पता है कि न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बावजूद भी उन दोनों में टाइटली बॉन्डिंग होती है। टाइटली बॉन्डिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इसलिए हो पाई है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट्स एक और फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्टूडेंट्स जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसे आप अनस्टेबल न्यूक्लियस में देखेंगे। अनस्टेबल न्यूक्लियस में आपको दिखाई देगा ये, या आप कह सकते हो बीटा डीके प्रोसेस में दिखाई देगा। बीटा डीके प्रोसेस। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, सर ने क्या नया नाम बता दिया, बीटा डीके प्रोसेस। देखो स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव एक प्रोसेस होती है जहां पर जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, उनमें से ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए हुए अल्फा, बीटा और गेमा जो पार्टिकल्स हैं वो निकलते रहते हैं। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गेमा रेज निकलती हैं जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस में से ऑटोमेटिकली अल्फा, बीटा, गेमा पार्टिकल्स का निकलना ही रेडियो एक्टिव प्रोसेस कहलाता है, और उसी में आता है बीटा डीके प्रोसेस। ठीक है, तो जब बात होती है बीटा डीके प्रोसेस की, वहां पर वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बीटा डीके प्रोसेस होता है। किस फोर्स की वजह से? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। हमारे नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे लास्ट में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसकी रेंज भी 10 की पावर -15 मीटर के अराउंड में ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी, कंजर्वेशन। फिजिक्स में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो ऑलवेज कंजर्व होती हैं। अब कंजर्व का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजर्व का मतलब होता है जिनका इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम हो। दैट मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हो, लेकिन उस सिस्टम का इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंजर्व। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं एनर्जी की। हमारे पूरे यूनिवर्स में एनर्जी क्या है? कंजर्व है। कंजर्व का मतलब आपको यह समझना है कि जो कांस्टेंट हो, इन शॉर्ट आप समझो, जो कांस्टेंट है, फिक्स है, आप कुछ भी करवा लो, उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम होगी, उसे हम कहते हैं कंजर्व क्वांटिटी। कंजर्व क्वांटिटी। एनर्जी की तरह ही स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डोंट वरी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्वांटिटी भी, फिजिक्स की ये फिजिकल क्वांटिटी भी कंजर्व होती है स्टूडेंट्स। मतलब फिक्स है, कांस्टेंट है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम। जितनी भी क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूं सभी क्या है? कंजर्व क्वांटिटी है। एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स चार्ज। अब चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? चार्ज आपको पता है, चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। क्या होता है ये? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिसिटी, विच रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंजर्व होते हैं। तो फिजिक्स में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है लाइक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, ये सभी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये सब कंजर्व होते हैं। मास, चलो मास की भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन,
मास कंजर्व होता है, कंजर्व किसके अकॉर्डिंग? न्यूटन के अकॉर्डिंग। लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग मास चेंज होता है। आइंस्टाइन आइंस्टाइन मास इज नॉट कंजर्व, इक्वल टू mc स्क्वायर। ई क्या है स्टूडेंट्स? एनर्जी, m है मास और c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा था। लेकिन न्यूटन ने यह कहा था कि नहीं, मास जो होता है वो कंजर्व होता है। तो फिजिक्स में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कंजर्व होते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। कंजर्व का मतलब इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की बात की है। फिजिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे, जो कि कल से करेंगे स्टूडेंट्स, वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट के बेस पर, जहां पर पहले तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले और थ्योरीज को एक्सप्लेन करूंगा, यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एक वर्कशीट भी सेंड कर दूंगा जिससे आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सको स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ऐसे आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और फिर कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।